सेमेस्टर 4 के एर्गोनॉमिक्स का जो टॉपिक्स है उसके अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, लिफ्टिंग वगैरह, गेट और एर्गोनॉमिक्स का जितना भी डेटा है, ओल्डर अडल्ट्स और चिल्ड्रन वॉकिंग, ये सब उसको जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, सीटिंग वगैरह सब। तो सेमेस्टर 4 के लिए इसको देख लेंगे तो आपका एर्गोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा ही होता है, वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 3 सबसे ज़्यादा रिसर्च लिफ्टिंग टेक्निक्स कौन सी हैं एर्गोनॉमिक्स में? स्क्वाट, सेमी स्क्वाट और स्टूप, ये 3 सबसे ज़्यादा रिसर्च जो वो टेक्निक्स हैं। बैक पेन कंप्रेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लोस्विक इवेल्युएशन, यानी कितना ज़्यादा वजन जो है हमारी बैक पेन मतलब लो बैक पेन कंप्रेसिव फोर्सेस में सबसे कितना ज़्यादा वजन जो है बर्दाश्त किया जा सकता है या नुकसान दे सकता है एक्सेट्रा। तो ये 700 पाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लिफ्टिंग टेक्निक्स वुड बी आइडियल, किसी भी चीज़ को ज़मीन से उठाने के लिए जिसमें आपकी एरोबिक फोर्स कम लगे, वो कौन सी टेक्निक है? वो है स्टूपिंग। जबकि सबसे ज़्यादा एरोबिक कॉस्ट किस में लगती है किसी भी चीज़ में, यानी जान किस में लगानी पड़ती है, वो होती है आपकी स्क्वाट पोजीशन, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। ऑप्टिमल हाइट रेंजेस टू ओवरकम द इनर्शियल फोर्स इज while pushing up is 90 to 150 centimeter. Okay, as per the NIOSH lifting guide, maximum allowable force that the L5 and S1 segment can withstand is 3400 न्यूटन तक जो है आपकी L5 और S1 सेगमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, 3400 न्यूटन। विच इज़ द प्रिफर्ड लिफ्टिंग टेक्निक फॉर दोज हु आर एक्सपीरियंसिंग क्रोनिक और एक्यूट लो बैक पेन? इट इज़ स्क्वाट। आपका जो अगर आपको बैक पेन है क्रॉनिक या एक्यूट, तो आपके लिए भी बेस्ट जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट जो है वो स्क्वाट है। थोड़ी सी एफर्ट लगा कर करेंगे तो जो है वो आपको आदत हो जाएगी और आपको बैक पेन से निजात मिले, क्योंकि बाज़ लोग जहाँ पर दर्द होता है उस एरिया से एक्टिविटी करना ही बंद कर देते हैं, जबकि हम कहते हैं कि जहाँ पर पेन है वहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी करें। ठीक है, सो एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक एंड एक्यूट लो बैक पेन, उनके लिए जो है वो स्क्वाट जो है बेस्ट पोजीशन है किसी चीज़ को उठाने के लिए। स्पाइनल मोशन सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ का बना हुआ होता है? स्पाइनल मोशन सेगमेंट आपका एडजस्टेंट वर्टिब्रल बॉडीज़ का और इंटरवर्टिब्रल डिस्क का बना हुआ होता है। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ये जो पॉइंट लिखा हुआ है भी, ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। द वेरिएबल दैट वाज यूज्ड इन 1991 NIOSH lifting guide that set it apart from its predecessors was टाइप ऑफ हैंड कपल। तो ये जो हमारे पास जो थोड़ी सी हमने डिटेल्स हमारी स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, हिस्ट्री लिखी हुई है, तो उसमें से एक ये था कि टाइप ऑफ हैंड कपल की वजह से जो थोड़ा सा डिफरेंट था, जो हमारे पास NIOSH लिफ्टिंग गाइड थी उसके अंदर जो लिखा हुआ था। स्पेशल कंसिडरेशन सीटिंग, तो मैंने इससे कहा था कि आपको एर्गोनॉमिक्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फीचर टू लुक फॉर द सिलेक्शन ऑफ फॉर एन एर्गोनॉमिकली अप्रोप्रिएट चेयर इज़, आप कोई भी चेयर ख़रीदने के लिए जाते हैं उसके अंदर आपने सबसे पहले एडजस्टेबिलिटी देखनी है, उसके बाद बैक रेस्ट देखना है और तीसरे नंबर पे आपने आर्म रेस्ट देखने हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन के लिए चेयर की सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपकी एडजस्टेबिलिटी है पहले नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शोज रिड्यूस्ड डिस्क प्रेशर एंड मसल स्ट्रेन सिटिंग इन अपराइट पोजीशन? अगर आप एक सीधी पोजीशन में अपराइट पोजीशन में बैठे हुए होते हैं तो आपके डिस्क का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है और आपको मस्कुलर स्ट्रेन भी नहीं होता। रेडियोग्राफिक स्टडीज शोज दैट द पेल्विक रोटेट्स बैकवर्ड्स एंड द लंबर स्पाइन फ्लैटन्स इन सिटिंग, दिस कैन कॉज डिस्क हर्निएशन। अब अगला टॉपिक है कंप्यूटर एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स अपीयर टू कंट्रीब्यूट इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द CTD? कम्युलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। ठीक है, कम्युलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर था। तो इसमें ये था कि रिस्क फैक्टर्स कौन से थे? तो एक था रिपीटेटिव मोशन, दूसरा था एक्सेसिव फोर्स। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो सही है, A एंड B। द कीबोर्ड यूजर सस्पेक्टेबली टू इंजरी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, किस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा? टाइपिंग एक्यूरेसी, भाई वो कितने अच्छे से टाइप कर सकता है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी सस्पेक्टेबिलिटी टू द इंजरी को। ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स आर एडवाइज टू मेंटेन देयर लिम्ब इन न्यूट्रल पोस्चर विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। गर्दन सीधी रखनी है, नेक सीधी रखनी है और ट्रंक और मिड लाइन जो है वो सीधा रखना है। तो अलाइनिंग द हेड, नेक, ट्रंक एंड मिड लाइन, ये जो है वो आपका न्यूट्रल पोस्चर कहलाएगा वाइल यू आर सिटिंग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट दैट वर्क लेआउट इज़ नन ऑफ दीज। तो ये यहाँ पर इसका कुछ भी लिखा हुआ, मच ईजियर टू लर्न, वो आसान भी नहीं है। इनेबल इट्स यूजर टू अचीव ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये भी नहीं है। इट इज़ लेस फिटिंग टू यूज़, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रही हैं यहाँ पर लिखे हुए पहले से।
ठीक है, कौन सा टॉपिक है अगला हमारे पास है? एर्गोनॉमिक्स चिल्ड्रन एंड यूथ। रिसर्चर्स या क्लिनिशियंस ने सबसे ज़्यादा एर्गोनॉमिक्स को जब स्टडी किया तो हमें कौन से 2-3 पॉइंट्स दिए जिन पे हमें अमल करना था उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा? पहला, कंडक्ट एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़। बार बार जो है वो एक के बाद एक पेपर्स है ना, तो थोड़ा सा फंबल हो जाता है मुझसे प्रोनाउंसिएशन में, बुरा लगा हो तो माजरत। कंडक्ट एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वेरियस लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड वर्क स्टेशन ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ। ठीक है, दूसरा था कि इन्फ्लुएंस school national and international guidelines for matching furniture to children are not based on age alone but according to the gender, ethnic background and other contributors to size and the task differences। बीच में ये सीन हुआ था कि बच्चों के एज के हिसाब से फर्नीचर्स जो वो दिए जा रहे थे इन द स्कूल्स के बच्चे क्योंकि हमें ये पता होता है कि केजी में बच्चे इतने होंगे, केजी 1 में 2 में इतने होंगे, क्लास 1 2 3 इस तरीके से, तो वो एज के अकॉर्डिंग फर्नीचर डिज़ाइन होते थे। जबकि आपके जो रिसर्चर्स और क्लिनिशियंस थे एर्गोनॉमिक्स के, उन्होंने कहा कि एज के हिसाब से नहीं, जेंडर के हिसाब से, उनके एथनिक बैकग्राउंड के हिसाब से। और कोई बच्चा बल्कि भी तो होता है ना, छोटा बच्चा है तो क्या पर वो बल्कि भी तो हो सकता है, तो उनके साइज़ के हिसाब से जो है उनका फर्नीचर जो है डिज़ाइन होना चाहिए इन स्कूल्स, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह पे। ठीक है, स्टडीज़ को लेके बच्चों की लर्निंग एनवायरनमेंट में उन पे क्या जो है चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, उन चीज़ों को भी जो है स्टडी करना है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको सजेस्ट की थी एर्गोनॉमिक्स ने। तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही हैं। अगेन सॉरी फॉर माई फंबल्स, मुझसे जो है कभी कभी ज़बान नहीं मुड़ पाती है। एवांस एंड को वर्कर्स रिपोर्टेड वेरिएशंस इन anthropometric measurements in school children ages 6 to 18 and suggested that furniture should not be organized according to size not age। ठीक है, शुड बी ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू साइज़ के हिसाब से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एज के हिसाब से नहीं, जो भी मैंने पीछे बात डिस्कस की। अ हेल्दी अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड वेरिड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड। ये हमने हेल्थ एंड वेलनेस में भी पढ़ा था कि फिजिकल हेल्थ एक्टिविटी का एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के बच्चे ने छुपन छुपाई भी खेली, भागदौड़ खेली, सीढ़ियों से उतर गए, चढ़ गए, पीटी हो गई स्कूल में। ये सारे डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ बच्चे को हेल्दी रखने में मदद करता है, फिजिकल हेल्थ भी, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी और कॉग्निटिव हेल्थ भी। एर्गोनॉमिक्स ऑफ एजिंग, इसकी भी स्लाइड्स थी और डिटो स्लाइड्स में से जो है ये पेपर आता है। तो ओल्डर वर्कर्स विल बिकम मोर कॉमन इन द वर्क प्लेस बिकॉज क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ हैं ओल्डर वर्कर्स की वो चेंज हो गई हैं, इन पाकिस्तान भी वो चेंज हो गई हैं। पहले जो है वो आप 60 मतलब 55 प्लस पर रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब आपको 60 एज दे दी गई है कि 60 साल की उम्र में आप रिटायर होंगे। और अब आपको जो ज़्यादा बुजुर्ग नज़र आएंगे वर्क प्लेसेस पर, क्योंकि पॉलिसीज़ ऑन मैंडेटरी रिटायरमेंट आर चेंजिंग। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ओल्डर वर्कर्स इंक्लूड वर्कर्स हु आर 50 ईयर्स ऑफ द एज एंड ओल्डर। जो 50 से ज़्यादा हैं उनको या 50 से ज़्यादा हैं उनको ओल्डर वर्कर्स जो है कंसिडर करते हैं। जबकि हेल्थ एंड वेलनेस में यंग ओल्डर्स, ओल्डर ओल्डर्स वो जो है डिफरेंट जो उन्होंने रेंजेस दी थी और यहाँ पे जो रेंजेस वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जबकि 50 से लेके 59 तक जो है वो अकॉर्डिंग टू 2020 प्रोग्राम जो हमने पढ़ा था फिज़िकल वो उसमें हेल्थ एंड वेलनेस में, वो उसको जो वो यंग ही काउंट कर रहे थे। ठीक है ना। बायोलॉजिक थ्योरीज फॉर एजिंग कैन असिस्ट थेरेपिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्डर वर्कर्स। कि भाई बायोलॉजिकल थ्योरीज अगर आप पढ़ लेंगे एजिंग की और उसके हिसाब से क्या क्या मसले पैदा हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, अगर ये थ्योरीज पढ़ ली जाएंगी, थेरेपिस्ट उनको पढ़ लेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी जो ओल्डर वर्कर्स हैं उनके फंक्शनल प्रॉब्लम्स को समझने में। Ergonomics in injury prevention, disability management and ergonomics of play and leisure. The disability management is as follows. The process of minimizing the impact of impairment, ये हमने हेल्थ एंड वेलनेस में भी पढ़ा था कि हम डिसेबिलिटी मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जितनी अगर पेशेंट को जो है वो कोई ट्रॉमा है या उसको इंजरी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है तो हम उसका जो इफ़ेक्ट है मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर वो समझता है कि मैं बिल्कुल भी उठ नहीं सकता, मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकता, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो जो अभी उसको इस किस्म की इंजरी हुई है जिससे वो बेड पर आ जाएगा, हम कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम इस काबिल कर दें कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी खुद कर सके। अगर ये थ्योरी आप अपने दिमाग में लेकर जाएंगे तो आपको डिसेबिलिटी मैनेजमेंट का कोई भी सवाल होगा आप उसको सॉल्व कर देंगे। इसको पढ़ लें थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एन एम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम वर्क रिलेटेड और नॉन वर्क रिलेटेड इंजरी, इलनेस और डिजीज़ ऑन अ वर्कर्स एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू इंगेज द कंपैरेटिव एम्प्लॉयमेंट। कि भाई वो प्रोसेस जिसमें हम एम्पेयरमेंट के इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि जो उसका जो काम करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उस पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। विच बॉडी साइट इज़ हाई रेट ऑफ इंजरी इन इमेच्योर गोल्फर्स। जो इमेच्योर गोल्फर्स होते हैं
वो अपना पॉस्चर सही नहीं रखते ड्यूरिंग गोल्फ प्ले। अगर आप कभी जाकर देखें जो यंग होते हैं तो उनको लोअर बैक पेन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं फिर से सॉरी करना चाहूँगी अपने फंबल्स के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा रीडिंग करते हैं तो ज़ुबान नहीं मुड़ती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। स्टे ब्लेस्ड।